हाँ, तो क्या हाल है बच्चों। आज इस वीडियो में आप समझने जा रहे हैं 2024 सेट नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर 1, इसका कोड है AV। ठीक है, तो ये आपका पिछली साल, आपको पता है कि हर साल 7 सेट बनते हैं। तो ये PYQ क्वेश्चन नंबर हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। 2024 में पहला सेट जो बना था उसका कोड है AV। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं कि पिछली साल 7 सेट बने थे बोर्ड में, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर ये कर लोगे तो आपकी आधी तैयारी आधी से ज़्यादा हो जाएगी और आपका रिवाइज भी हो जाएगा अगर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। तो ये देखनी क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका वर्णनात्मक खंड। आपको बा मिलेगा। आ में आपसे बहुविकल्पी पूछे जाएंगे जो कि आपकी मेरी वीडियो पहले ही पढ़ चुकी हैं, आप वहाँ से जाकर बहुविकल्पी देख सकते हैं। तो यहाँ से खंड बा जो है वो आपसे पूछा जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक मतलब जिसमें आपको बताना होगा, ठीक है, लिखकर। तो वर्णनात्मक जो है 21वां क्वेश्चन शुरू होगा। 21 में आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 4 तक होंगे। ठीक है, तो सभी खंड यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं, सभी खंड हल कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन है आपका, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुविकल्पी भी करवा चुका हूँ, पर 2 नंबर में आप कैसे करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है, बहुविकल्पी में 1 नंबर मिलता है। तो 2 नंबर में कैसे करेंगे आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में आप बेटा कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसमें लिखोगे 21वें का या आप डालेंगे, कैसे डालेंगे बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का वाले का। ठीक है, तो फिर आप हल करना शुरू करेंगे। फिर नीले पेन से आप लिखेंगे, माना घन की भुजा A है। ठीक है, तो जिसको निकालना उसको मान लिया। ठीक है, माना A है भुजा। ठीक है, फिर दूसरी बात आप लिखेंगे कि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब ये आपको दे रखा है। अब घन का आयतन आप जानते क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अब भुजा क्या है आपका A, तो A का क्यूब हो गया। ठीक है, तो 1331 दे रखा। 1331 किसका क्यूब होता है बच्चों, 11 का। तो क्यूब से क्यूब आपका कट जाएगा, तो भुजा कितनी आ गई आपकी, 11 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और फिर आप नीचे लिखेंगे भी, उसको बताएंगे भी कि अतः, ऐसे ही नहीं आपको 2 नंबर बच्चों दे देगा वो। अतः घन की प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे तब आपको जाकर पूरा नंबर मिलेंगे 2। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉक्स में ही बंद कर देंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा दूर से चमक में आएगा। ठीक है, तो ऐसे वो चेक करेगा, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई भी काट नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें बच्चों। ठीक है, फिर अपने आप से हल करके देखिएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये इस वाले स्क्रीनशॉट का भी स्क्रीनशॉट ले लें कि आप कैसे करेंगे बाद में, या अगर साथ में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर खा, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका बहुत बहुविकल्पी में भी पूछा जाता तो आप लगा लेते हो, परंतु जब आपसे 2 नंबर पूछा था तो आप कैसे लगाओगे, देखो आओ आपके बताता हूँ। फिर आप यहाँ पे डालोगे, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इसको क्लीन कर देते हैं। चलो डायरेक्ट हटा देते हैं, इतना पकड़ के ये लो गायब। ठीक है, जादू। यहाँ पर बस आपको सेम चीज़ लिखनी है और आपको यहाँ पे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या खा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि समीकरण जो दे रखी है वो क्या है, x² + 3x - का p = 0। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आप लिखोगे कि x की घात, क्योंकि x की जगह 2 रखा तो 2 दे रखा, 2 रख दो बराबर में 0। और यहाँ पर साइड में चूकी करके लिख दो x = 2 दे रखा क्योंकि एक मूल दे रखा है। ठीक है, ऐसे लिखोगे। हिंट अगर डालते रहोगे तो एग्जामिनर पूरे बेटा इतना खुश हो जाएगा आपसे कि इसको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कि एक बच्चा पूरी सही तरीके से कॉपी लिख रखा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये +3 दूनी 6 हो गया, माइनस का p = 0,
10 माइनस पी बराबर में 0, माइनस पी बराबर में माइनस का 10, माइनस से माइनस आपका कट गया, पी बराबर आपका आ गया 10। इसको आप ब्लैक पेन से बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। तो ये पूरा आपका लग गया। अगर ऐसे लगाओगे तो एग्जामिनर आपको ऐसे चेक करेगा, 2 नंबर पूरे दे देगा, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे नंबर वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फिर इसको हटाते हैं, अगला करते हैं। ये लग गया, बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन है गा वाला, ठीक है, क्योंकि सभी खंड करने अनिवार्य हैं तो करते हैं गा वाला। गा वाला क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा 15/17 हो तो साइन थीटा का मान बताओ, ठीक है। इसको कैसे करोगे आओ देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 21 का गा, ठीक है। फिर आप लिखोगे यहाँ पर कि कॉस थीटा बराबर आपको 15/17 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, नाम ए बी सी, ठीक है। ये होता है लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपका 15, कर्ण हो गया आपका 17, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे, देखिए 2 नंबर में बहुत आराम से लगाइएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ये लिख दिया। फिर लिखोगे पाइथा, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको दे रखा 17 का स्क्वायर और आधार आपका है 15 और ये आपको लंब निकालना है, ठीक है। तो 17 का होता है स्क्वायर 289, 15 का होता है 225 प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो 289 माइनस 225 बराबर बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, क्योंकि इसको जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 64। कितना बचेगा? 64। और 64 बच्चों किसका वर्ग होता है? बीसी बराबर आपका, बीसी स्क्वायर बराबर गया 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बीसी बराबर कितना आ गया? 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो 8 लिखोगे, ठीक है। अब आपको निकालना था साइन थीटा। क्या निकालना था? साइन थीटा। फिर यहाँ पे लिखोगे अब, ठीक है, साइन थीटा निकालना। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा जो होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साइन थीटा आपका आ जाएगा 8/17। कितना आ गया? 8/17, ठीक है। अगर आप ऐसे लगाओगे तो एग्जामिनर नंबर कहाँ कट करेगा, ठीक है। ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। एग्जामिनर बच्चों एक एक चीज़ चेक करेगा। यहाँ पर पहले बीसी का मान चेक करेगा, लंब कितना आया, फिर ये चेक करेगा और पूरे 2 नंबर दे देगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है, गा वाला हो गया है। फिर आपको देखना होगा अगला क्वेश्चन है घा वाला, ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको सारणी दे रखी, कह रहे माध्य बताओ, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे देखो बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप लोग यही डालोगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 21 का जो है आपका घा वाला है, तो यहाँ पे डालोगे संख्या ब्लैक पेन से, ठीक है। फिर नीला पेन आप लोगे और फिर ये सारणी बनाओगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर आप एक सारणी बनाओगे बारंबारता की, बारंबारता, ठीक है, जिसको आप एफ लिख दोगे। और फिर आप बनाओगे एक्स यानी मध्य बिंदु की, फिर एफ एक्स की। अब ये लाइनें ड्रॉ कर लो, ऐसे पटरी लोगे आप वहाँ पर पेपर में। देखिए मैं बिल्कुल ऐसे करवा रहा हूँ जैसे कि आप पेपर में बैठे हैं, ठीक है। ये पटरी रखोगे और फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर इधर बढ़ाओगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर यहाँ बढ़ाओगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, ओके। फिर पटरी का इस काम खत्म हो गया, जब पड़ेगा तो ले लेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ग अंतराल जो है आपका 0 से 2 है, तो यहाँ पे लिखोगे 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर आपका है 6 से 8 और फिर 8 से 10, फिर है 6 से 8 और फिर है आपका 8 से 10, ठीक है। अब बारंबारता जो है वो आपकी है 1 2 6 8 और 3, 6 8 और 3, ठीक है। अब पटरी लेंगे, यहाँ पे लाइन करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर पटरी काम खत्म। फिर जो है मध्य बिंदु जो x निकाला था वो इसका जोड़ का आधा होता है। तो 0 में 2 जोड़ोगे, हो गया 2, उसका आधा करोगे बचा 1, ठीक है। फिर सब में कितने का फ़र्क है देखो, पूरी लाइन में 2 2 का फ़र्क है, सब में 2 2 बढ़ाते रहो इधर, ठीक है। तो 1 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 3, 3 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 5,
5 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। फिर आप पटरी फिर से लोगे, इस साइड को बंद करोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर पटरी लोगे, फिर इसको ही बंद करोगे और बाद में इसको ही बंद कर दो, ठीक है। देखो बच्चों वहाँ पे लाइन बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। लाइन थोड़ी बहुत बाहर हो सकती, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा जब हो जाए तो आप उसको इरेज कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा ज़्यादा हो ना, निकले ना, ठीक है। तो इस तरह से पटरी का पूरा काम खत्म हो गया। अब एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसकी गुणा, ठीक है। एक एक कम एक हो जाएगा, ओके। 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30, 8 सत्ते 56 और 9 तियाँ 27 या 3 नेम 27, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिग्मा एफ चाहिए होता है आपको, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर जो है बच्चों आपका आ गया है 20। इसका टोटल जो है 20 होगा आपका, ठीक है। और इसका टोटल जो है सिग्मा एफ एक्स का होगा बच्चों आपका, सिग्मा एफ एक्स जो है आपका हो जाएगा 120। कितना हो गया, 120। फिर आप लिखेंगे ब्लैक पेन से सूत्र को कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये जब आप लिखोगे फिर यहाँ पे वैल्यूज़ की पुट करोगे, सिग्मा एफ एक्स जो है 120 है, बटे में 20 है, तो 20 छंग होता है 120, ठीक है। तो माध्य आपका आ गया 6। कितना आया है, 6। ऐसे बच्चों बहुत कायदे से लिखिएगा पेपर में, कॉपी जितना अच्छा लिखोगे उतना देगा। देखो यहाँ पर इस पूरी सारणी में आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में जब आंसर आप निकाल दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, ओके। तो ये टोटल आपके होगा 2 नंबर, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तो पूरे नंबर 2 मिल जाएंगे, ओके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अड़ा वाला। बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की। देखो बच्चों क्या कह रहा, मध्य बिंदु, ठीक है। इसको कैसे करोगे आओ देखते हैं। सबसे पहले तो वो संख्या डालोगे, यानी कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का अणा वाला है, कौन सा है ये, अणा वाला, ठीक है। ऐसे डालोगे और फिर ये कह रहा था रेखाखंड, तो पहले एक रेखा बना लोगे आप, ओके। कुछ इस तरह से एक रेखा डाल देंगे आप, और फिर रेखाखंड है यानी रेखा को बीच से तोड़ा भी जाता है ये वाला। तो ए और बी आपको दे रखा है, पी वाला बिंदु आपको निकालना है। पहला बिंदु जो है वो आपको दे रखा है -3, 10। दूसरा बिंदु जो है आपको दे रखा है 5, 4, ठीक है। और जो पी है उसे हम मान लेते हैं x, y, ठीक है। फिर आपको x और y के निर्देशांक ज्ञात करने, यही ज्ञात करना है। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु वाला। तो सूत्र होता है बच्चों x निकालने के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, ठीक है। इधर ही लाइन खींच लीजिए। y भी निकालने के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे में 2, ओके। आपका जो x1 है वो बटा यहाँ से लोगे x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और xy यहीं से ले लोगे, ठीक है। तो xy तो x3 रहेगा, x1 जो है माइनस का 3 हो गया, प्लस x2 जो है बच्चों वो आपका 5 हो गया, बटे में 2। तो 3 में से 5 जाएगा, 5 ज़्यादा है तो 2 बचेगा प्लस का, बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी x बराबर जो है आपका बच्चों आ गया 1। कितना आ गया, 1। फिर उसके बाद में y को आप निकालेंगे तो y को y ही रखेंगे क्योंकि y यहाँ पर y है। y1 जो है आपका है यहाँ पर 10, अब y2 जो है बच्चों आपका है 4, बटे में 2 है। तो यहाँ पर 10 और 4 हो गया 14, बटे में 2 हो जाएगा आपका बच्चों। 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14। तो y की जो वैल्यू आई है आपकी निकल के वो आई है 7। कितनी आई है, 7, ठीक है। तो जब अब फिर आप लिख भी देंगे, आगे लिखेंगे। अतः देखिए यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आप ऐसे दोगे तो एक ही नंबर देगा, ऐसे अगर आप लिखते हो तो एक ही नंबर मिलने वाला है आपको। आपको लिखना पड़ेगा बिल्कुल। तो रेखा, अतः रेखा खंड के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक जो है वो क्या आ गया, x है आपका 1 और y है जो है आपका 7, ठीक है, ओके। ऐसे आप लिखोगे तो देखो कहाँ पे कैसे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आप जब x का मान निकालोगे तो 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, फिर जब आप y का निकालोगे तो 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा, और जब आप पूरा लिख दोगे तो ऐसे टिक लगाएगा और पूरे 2 नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। ऐसे ही बच्चों लगता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है वीडियो को रोकते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर आप बाद में लगाते हैं। अगर आप मेरे साथ लगा रहे हैं तो बच्चों ध्यान से आपको वीडियो को रोक लीजिए और समझ लीजिए, फिर करिए साथ में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जो है किसमें का चा वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। चा वाला है, यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी जो है 13 है। ये कह रहे हैं दूरी आपको पता है,
ठीक है, यानी बीच की दूरी वाला सूत्र जो होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का दे रखा है 13 दे रखा है, तो कह रहा है एक्स का मान भैया बता दो। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 21 कौन सा है, ये चा वाला है। ठीक है, आपने डाल दिया इसे। फिर आप इसमें जो है यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ऐसे बनाएंगे एक रेखा ए बी, दोनों बिंदु आपको दे रखे हैं। दोनों बिंदु जो हैं वो आपके हैं, पहला बिंदु जो है -1, दूसरा बिंदु जो है x,9 है, और इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी है 13। कितनी है, 13। ठीक है, अब जो है आपको सूत्र लगाना होगा बीच की दूरी वाला, तो यहाँ पे लिखोगे ए बी के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट, फार्मूला होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी आपको दे रखी 13। ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर आगे लगाते हैं। तो x1 y1 कहाँ से लोगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, सुबह जो था वो सोम बच्चा पूछ भी रहा था इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो बेटा आप देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो x2 जो है वो आपका हो जाएगा x पता है, x1 जो है वो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, y2 जो है वो आपका 9 है, माइनस y1 जो है वो माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्यों आपको इस यहाँ पर रूट हटाना होगा, तो आप लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों को जब आप वर्ग करोगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है आप नीचे लिखोगे भी, इस लाइन को लिखना पड़ेगा बच्चों, इस लाइन को। ठीक है, तो ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कॉपी करने, बट आपके पास नहीं होगा बोर्ड में, तो आप कॉपी कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद में आप ब्रैकेट लगाएंगे, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया 13, 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो 169 हो गया, ये स्क्वायर से जो है रूट कट गया, तो यहाँ पर बचा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 3 हो गया आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस 12 बराबर 144 होता है। ठीक है, तो 169 माइनस 144, ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका जो है 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और x से गुणा करो 2x हो गया। ओके, फिर उसके बाद में ये हो गया आपका, जब घटाओगे इसको तो 9 में से 4 गया तो आपका बचा 5, फिर 6 में से 4 गया बचा 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये प्लस का 1 है, तो जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं बच्चों, बट क्या करें लगाना पड़ता है। तो ये आपका समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24 बराबर 0। ये माइनस का 24 है क्योंकि इधर प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, फिर आप क्या करेंगे, मेरे पास पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है बच्चों, आपको मैं थोड़ा इधर बता दूँ कि इसके नीचे आपको करना है। ठीक है, इसके नीचे क्या करेंगे, इस समीकरण को तोड़ेंगे। ठीक है, तो गुणा करिए तो 24 आए और घटाइए तो 2 आए, तो गुणा करो तो 24 आए और घटाओ तो 2 आए, तो 6 आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 चौक 24 और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 एक्स माइनस का 24 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस का 24 बराबर में 0। तो यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 6 माइनस का 4 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 6 बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 6 और ये हो गया x माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक जो कि x का मान निकालना था आप निकालेंगे यहाँ पर x प्लस 6 बराबर 0, सॉरी यहाँ पे 4 होगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, हाँ, तो दूसरा जो है x माइनस 4 बराबर 0, ये आपको इसके नीचे करना है। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका माइनस का 4, दूसरा आ गया x बराबर जो है 4। ठीक है, तो 2 मान आए x के, ऐसे आप छोड़ देंगे, लिख देंगे आंसर, इनको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो एग्जामिनर आपका देखो कैसे नंबर देगा, सबसे पहले आपका जो यहाँ तक जो है 1 नंबर मिलेगा, और फिर जब आप x का मान निकाल लोगे तो यहाँ पर भी 1 नंबर मिलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 नंबर हो गए आपके। ठीक है, इस तरह से 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो बच्चों आप आते हैं 22वें क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन किस तरह से आपको बोर्ड में दे रखा होगा, 22वां क्वेश्चन होगा कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंड करने, 1 2 3 4 5, और ये आपको 6 दे रखे होंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये चा वाला ये रहा, तो 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। फिलहाल हम जो कि आपको पिछले साल का करा रहे हैं, तो आपको मैं 6 क्वेश्चन के हल करके बताऊँगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपके पास होगा बट हमारे पास तो सारे करने के ऑप्शन है, तो हम करते हैं सारे, ठीक है। बट आप वहाँ पर एक क्वेश्चन कोई सा भी छोड़ सकते हैं 22वें वाले में, सिर्फ 22वें वाले में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या दे रखा, का वाला जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे दे रखा है, दो ऐसे क्रमागत विषम, देखिए बच्चों क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कौन से करने, विषम, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले आप हमेशा की तरह डालेंगे, क्या डालोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 का, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग चले गए हैं 22 पे, ऐसे लाइन खींचना चाहें लाइन खींच सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ के बता दिया, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, नीला पेन लेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे माना पहली क्रमागत विषम, एक तो विषम भी हो, ऊपर से कह रहा धनात्मक भी हो, विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, बराबर हो जाएगा x + 1, धनात्मक भी है और विषम के लिए हमने 1 लिख लिया है, ठीक है। फिर आप लिखोगे दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो दूसरा जो होगा, देखो x + 2 जो है वो सम हो जाए, क्योंकि 2 जो है सम संख्या होती है, तो x + 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये भी सम हो गया, ओके। उसके बाद में प्रश्नानुसार डालेंगे हम यहाँ पर, आप ब्लैक पेन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आप डालेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि एग्जामिनर को साफ चमकना चाहिए, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग, तो पहली संख्या फिर दूसरी संख्या, क्योंकि इसको सम करने, सम का मतलब योगफल, मतलब जोड़ने पर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, 290 आ रहा है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर इसके स्क्वायर खोल लो, तो ये हो गया x² + 1 का स्क्वायर + 2a और ये b, फिर प्लस लगाओ, फिर इसको भी खोल लो, x² + b का स्क्वायर + 2a और ये b बराबर में 290, ओके। इसको करोगे तो x² 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसको करोगे 2 × 1 = 2 और 2x की करोगे 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस x² + 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 3 = 6 और 6x की करोगे 6x हो जाएगा, बराबर में 290, ओके। तो इसके बाद में आप करोगे तो देखो जोड़ दो, x और x हो गए आपके 2x² प्लस 2x और 6x जोड़ोगे तो हो जाएगा 8x², कितना हो गया 8x, ठीक है, स्क्वायर नहीं हो क्योंकि स्क्वायर वाले हमने पहले जोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद में देखो ये 9 है और ये 1 10 है, तो 9 और 1 10 बराबर 290, ओके। फिर आगे जब आप करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 8x + 10 माइनस का 290, ठीक है। फिर 2x² + 8x माइनस का 280, ठीक है, बराबर कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे 0 बचा, 280 बराबर में 0, ठीक है। अब आप यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x² + 2 तो कॉमन हो गए यानी आधे हो गए, यहाँ पर इसका आधा होगा 140 बराबर में 0, ठीक है। अब ये 2 जो है गुणे में है, इसके बटे में जाएगा, तो बटे में जब अंश 0 है तो 0 ही हो जाएगा, 2 हमारा 2 कह सकते हैं यहाँ पर साफ साफ कि 2 हमारा खत्म हो गया, जो कॉमन लिया था वो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0/2 0 ही होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। आगे देखो 2 मतलब हमारा यहाँ से खत्म हो गया, अब हम नहीं लिखेंगे, तो समीकरण हमारी निकल के आई है x² + 4x - 140 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको हल करना है, गुणा करिए तो आपका आ जाए 140 और उन्हीं को घटाइए तो आपका आ जाए 4, तो ऐसा इकलौता एक ही नंबर है 14.140 और 14 में से 10 जाएगा तो बचेगा 4, ठीक है, मिल गया ना। तो यहाँ पे लिखोगे x² + 14 - 10 x - 140 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर x² + 14x माइनस का 10x माइनस का 140 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर x² का यहाँ से कॉमन कर लो, कॉमन किया तो x + 14, यहाँ पर 10 कॉमन कर लो माइनस के वो भी, ठीक है, x + के 14 बराबर में 0, तो ये आ गया x + 14 और ये हो जाए x + x - 10 बराबर 0। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, इसी वजह से नंबर उनके कट जाते हैं, सवाल अभी आगे है क्योंकि हमें वो संख्याएं बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे
x प्लस 14 बराबर 0, फिर हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर ये हो गया माइनस का 14, x बराबर 10। ठीक है, जो कि हमें धनात्मक चाहिए तो हम माइनस वाला नहीं ले सकते। ठीक है, x का मान तो हम धनात्मक के लिए प्लस वाला लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः पहली क्रमागत विषम संख्या, इसे आप लिखेंगे, फिर आप लिख देंगे x प्लस 1 माना था ना, तो x हो गया आपका 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, तो पहली आ गई 11। ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरी धनात्मक क्रमागत विषम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, x प्लस 3 थी तो x का मान है 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13। तो आप ऐसे लिखोगे बच्चों, तो किस तरह से आपको ये 4 नंबर मिलेंगे। देखो 4 नंबर का सवाल था ना बच्चों, इसीलिए बड़ा सवाल था। ठीक है, 4 नंबर में था, इसीलिए देखो कैसे देगा। पहले यहाँ पर आएगा गुणनखंड चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 नंबर देगा। देखो अगर इतना सवाल होगा तो सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद में ये चेक करेगा कि आपको ये चीज़ ही पता है, तो यहाँ पर चेक करेगा पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 नंबर यहाँ देगा। टोटल कितने हो गए 4 नंबर। ऐसे एग्जाम में आपको 4 नंबर देता है। ठीक है, आप बच्चे कहते सर आधा अधूरा लगाएं, आधा अधूरा लगाओ तो इतने नंबर मिलेंगे, आधे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरा सवाल लगाओगे तो आपको पूरे एग्जाम में नंबर देगा। वो बाध्य हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा आपको पूरे नंबर देने के लिए। काटेगा तो कहाँ काटेगा, हाँ अगर आप इतना लगाओगे तो आपके काट देगा। अब देखिए आप 22वें का खा, ये भी 4 नंबर में है। क्या है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये कैसे करेंगे यार, देखिए आप, ये 22वें का है खा, तो आप लिखेंगे भी कि 22वें का है ये क्वेश्चन नंबर खा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब आप नीला पेन लेंगे, असकेंद्रीय वाला है तो आप उसको कैसे लगाओगे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो पहला वृत्त बना लो, बन गया। उसके अंदर एक छोटा वृत्त या इससे बड़ा बना लो ना, गलत बन गया भाई। हाँ ये बन गया, और इसको सही से बना लो, ये कुछ बन गया। ठीक है, इस तरह से 2 वृत्त बन गए जिसका एक ही केंद्र है। सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र है, ये वाला। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको दोनों जीवाओं जो है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही, बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती, छोटे वाले को छूती हुई जा रही है ऐसे। आओ कहे इसके लंबवत, ये जो लंबवत पड़ रहा है ये दोनों ऐसा लंबवत पड़ रहा है कि इधर की लाइन और इधर की लाइन कैसी बराबर, ये सिद्ध करना है। चलो नाम दे देते हैं, पहले इसको ये ऐसे जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया। फिर आपको ये छोटी त्रिज्या तो स्मॉल आर मान लिया, बड़ी त्रिज्या तो इस कैपिटल आर मान लिया। ठीक है, केंद्र को ओ माना, ये बी ए और ये बी, और जहाँ पे कट हो रहा है वो मान लेते हैं सी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये 90 वाला बन गया, समकोण हो गया, ये वाला भी समकोण हो गया। ठीक है, अब आप करोगे कैसे, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज। आपको सिद्ध क्या करना मैं पहले वो बता दूं, यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो ए से सी तक की दूरी, ये ए से सी तक की दूरी, ये वाली दूरी और सी से बी तक की दूरी इक्वल है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप इसे लिखो कैसे, यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है ए सी बराबर बी सी। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लो कि यही प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करोगे वो देख लो, हम दोनों का आधार निकालते सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण ना, नीचे से करता हूँ कि दोनों चीज़ें आपको साथ में समझते रहें आप। ठीक है, देखिए बेटा आपको लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, ये नीचे ले आते हैं, क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखो ए सी ओ सी बी। ठीक है, चाहे ए सी बी लिख, सी ओ लिख लो, ये वाला त्रिभुज, ये इधर वाला। ठीक है, ऐसे में फिर आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि समकोण में पाइथागोरस प्रमेय से हम एक भुजा निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कॉमा लगा लें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर में, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। इसका कर्ण जो है वो आपका हो गया है ए ओ, तो कर्ण का स्क्वायर, और आपका लंब जो है वो हो गया ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर, और आधार जो है ए सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए ओ को आपने क्या मान रखा था, आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, और ओ सी को आपने मान रखा स्मॉल आर।
ए सी तो फाइंड ही करना है क्योंकि वो पता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, ये माइनस का स्मॉल आर है, उधर जाएगा प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे लिख दो ए सी बराबर आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट हटा दो क्योंकि बिना रूट के चाहिए, तो ये हो जाएगा रूट हटेगा तो रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा। कुछ इस तरह से देखो क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रही है बहुत, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बॉक्स में बंद कर दें कि ये मान आया, ठीक है। चाहे इसको आप समीकरण भी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हाँ, ये क्यों लिखा था देखो, इसलिए लिखा था ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे समकोण त्रिभुज बी सी ओ में, ठीक है। फिर लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर आप देखो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण आपका हो गया बी ओ का स्क्वायर बराबर आधार आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है। अब बी ओ जो था कैपिटल आर है आपका, बी सी आपको निकालना ही है, ओ सी आपको पता है स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी सी की ही वैल्यू चाहिए, तो आप लिखोगे बी सी स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। देखिए जितना थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का है। तो बी सी बराबर आपका आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। समीकरण इसको मान लो 2। फिर आप नीचे लिखोगे कि समीकरण एक व समीकरण 2 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं देखो दोनों ए सी की जो वैल्यू है वही आपकी बी सी की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे लिखोगे ए सी बराबर बी सी, फिर इसे आप करो बॉक्स में बंद और यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। आपने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से आपके पूरे 4 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर गा जो है कैसे लगाओगे इस गा वाले क्वेश्चन को। कह रहा चित्र में यदि, देखिए बच्चों एनर्जी बनाए रखिए, ठीक है। हम समझ सकते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम हो रहा है क्योंकि आपका 3 घंटे का क्वेश्चन है, बोर्ड में टाइम होता है। अब मान लो 20 से 25 मिनट आपके एमसीक्यूज में चले गए, तो बाकी टाइम तो जो है इन क्वेश्चनों को देना है। अगर पेपर हम सॉल्व करें तो आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके समझ में आएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप 7 सेट आपके जो 2024 से पूछे गए थे प्रतिदिन 9 बजे आ जाएंगे, ठीक है, रात के 9 बजे, ठीक है। तो देखिए चित्र में यदि एल एम जो है समांतर सी बी के कह रहे हैं, ठीक है, मान लिया एल एन जो है समांतर सी डी के और हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा बी एम और ए एन बटा डी एन। ये आपका उदाहरण है, 6 यूनिट का उदाहरण है। अब इसको करो कैसे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर डालोगे, संख्या 22 है और क्वेश्चन नंबर गा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे चित्र देख ही चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो चित्र का, आप वहाँ पे बना लेना। देखो मेरे पास कई ऑप्शन है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो हम स्क्रीनशॉट देखो ऐसे ले लेंगे, कहाँ बनाए बार बार, है ना। ठीक है, ये आ गया बच्चों। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को निकाल लिया, इस चित्र को निकाल लिया, बट आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। फिर आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी देख लो, ये वाला ए बी सी, बी जो है 90 हो गया, ठीक है। फिलहाल 90 से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं समांतर वाले उस लाइन से मतलब है, यानी ऊपर वाला चित्र देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एल एम जो है वो समांतर है किस पे, बी सी के। देखो एल एम ये वाली लाइन जो है, ये क्या कर रहे हैं, हाँ एल एम जो है बी सी पे समांतर है। ये कैसे हुआ, देखो ये वाली लाइन जो है एल एम वाली बी सी पे है ना, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, समांतर। तो यहाँ पे हम जो है कह सकते हैं कि ए एम की दूरी जो है वो आपकी बराबर होगी एम बी के, ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, ठीक है। बराबर में फिर आप लिखोगे कि जो बी सी है
सॉरी ए एल, फिर नीचे वाली दूरी जो है इसके बराबर होगी, तो आप लिखोगे ए एल बटा सी एल होगा या एल सी होगा। समीकरण नंबर 1 इसको तुरंत मान लीजिएगा और ब्रैकेट में लिख दिएगा, यहाँ पे लिखिएगा समानुपाती। क्या लिखोगे? समानुपाती। ठीक है, समानुपाती नियम से हो रहे हैं, थेल्स प्रमेय। ठीक है, फिर आगे जो है आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में, देखिए बहुत कायदे से करिएगा बच्चों, 4 नंबर का है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि भैया एल एन जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा समांतर है सी डी के। जब ऐसी बात है तो समानुपाती वाले से जो है हमारा हो जाएगा ए एन, जो ए एन की दूरी है वो बटे में होगा एन डी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटे में, अरे यार, ठीक है, एन डी बराबर, अब जो है ए एल की दूरी जो है वो आपकी हो जाएगी एल सी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एल बटा एल सी, समीकरण नंबर 2। सेम रूल्स लगा, समानुपाती, समानुपाती के नियम से हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखो जो एक जैसे हैं उनको नहीं लिखेंगे। देखो एक जैसे क्या है, ये ए एल बटा सी एल, ए एल बटा सी एल जो है इसको नहीं लिखेंगे, तो ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। ठीक है, देखो जब बच्चों आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करोगे तो यही बच्चों आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपका यही प्रूफ हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं भैया प्रूव्ड। ठीक है, 4 नंबर में सबसे बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ऐसे आपको 4 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है अगला आपका है घा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घा, तो आप इधर भी डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 का घा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या घा कहे क्या रहा है, देखो बच्चों आपको 4 नंबर इसमें कैसे मिलेंगे। देखो आप देखो कैसे लिखोगे, द्विघात बहुपद है, कह रहा दे दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। कह रहा पहले शून्यांक ज्ञात करो, यानी हमें शून्यांक के लिए गुणनखंड करने पड़ेंगे, इससे x के मान निकलेंगे, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आपका प्रश्नावली 2.2 का सवाल है। ठीक है, कैसे करोगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है उसको लिख लो। समीकरण जो है आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर गुणा करो तो 10 आए, जोड़ो तो 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 दूनी 10, x प्लस 7, देखो जोड़ने पर 7 भी आ रहा है, गुणा करने पर आपका 10 भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप आगे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो x हो गया कॉमन, x प्लस 5 हो गया, इधर आपने 2 कॉमन कर लिया, x प्लस 5 हो गया। ओके, तो ये हो गया x प्लस 2, उसके बाद में x प्लस 5। ठीक है, शून्यांक निकालने यानी 0 रखना बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे यदि x प्लस 2 क्यों रख रहे हैं 0 यदि करके, क्योंकि 0 बराबर में दे नहीं रखा था समीकरण में, इसलिए बहुपद दिया था ना, तो बहुपद में जब भी होगा तो यदि करके ही 0 रख पाओगे, डायरेक्ट नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो x बराबर -2 और x बराबर -5, 2 शून्यांक आ गए, इसे लिख लो माना, यहाँ पर इसके नीचे करना। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे लिखना माना पहला शून्यांक अल्फा बराबर आपका -2 हो गया, बीटा बराबर आपका -5 होगा। गुणांकों के बीच निकालना, यानी आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन होता है ए। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो अल्फा आपका -2 है, गुणे में -5 है। सी आपका क्या है बच्चों, देखो ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। सी क्या देखा, प्लस का 10, तो ये हो गया 10 अपॉन ए का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 हो गया। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये 10 बराबर 10 आ गया आपका, ये हो गया। 4 नंबर कैसे मिलेंगे बच्चों, इसमें मिलेंगे आपको 3 नंबर, इसमें मिलेगा 1 नंबर, ये पूरा हो गया आपका 4 नंबर का। ठीक है, अगर आप खाली गुणनखंड करते हो तो आपको कितने मिलेंगे, 3, और अगर ये चीज़ भी उनको बता देते तो आपको 1 नंबर इधर से मिल जाएगा, जो कि जोड़ने पर आपके पूरे 4 नंबर बनते हैं। आपको 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता लेने से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में का आप अड़ा कैसे करोगे। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बच्चों में, माध्यक निकालना। माध्यक का मतलब आपको संचयी बारंबारता बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे लगाओगे, तो पहले तो लिख लो भैया कि प्रश्नोत्तर संख्या 22 का अड़ा। ठीक है, फिर आप बना लो सारणी। सारणी के लिए आपको पटरी चाहिए और नीला पेन। ठीक है,
तो सारणी ऐसे बनेगी आपकी कुछ इस तरह से, उसमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आप पटरी को उधर हटा दें, फिर यहाँ पे लिखो वर्ग अंतराल बारंबारता एफ, ठीक है। अब ये संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद में आप ये पूरा लाइन खींचेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आप करोगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ से जो है वर्ग अंतराल जो है आपका जा रहा है 0 से 10 और सब में 10 का फ़र्क है और 50 तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे देखो और ऐसे लिख लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40 और ये हो गया 40 से 50, ठीक है। 50 हो गया ना, 50 को 5 गलत बन गया, थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। और आपका बारंबारता जो है वो भी लिख लो, बारंबारता 2, फिर है 4, फिर है 7, फिर है 3 और फिर 2, फिर है 3 और फिर 2, ठीक है, बन गया। उसके बाद में संचयी बारंबारता जो है CF कहते हैं इसको। संचयी बारंबारता में आप ब्लू पेन नहीं रखेंगे, कैसे निकालोगे, पहले 2 लिख लो, फिर 2 में 4 जोड़ दो, ठीक है, 4 2 6 हो गया, फिर 7 जोड़ दो, ठीक है। तो 7 जब 6 में जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा ये 13, कितना हो गया 13, 13 में 13 3 जोड़ दो तो हो गया 16, 16 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। फिर पटरी ले लो ऐसे करके, ऐसे यहाँ तक कर लो, फिर ऐसे करके यहाँ से यहाँ, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक कर लो, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा वहाँ पर बच्चों, ठीक है, स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये इधर हटाओ, ये हटाओ और आपका ये गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो सिग्मा एफ नहीं लिखोगे, जब बारंबारता को जोड़ोगे तो एन लिखोगे, क्या लिखोगे एन लिखोगे, कैपिटल एन लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कैपिटल एन हो गया आपका, इसको जब जोड़ोगे तो आपका आएगा 18, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए आपको, इसमें से जो चाहिए वो निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हटा दो, ये पूरा आपका ऐसे हट जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अब आपको क्या क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए पहले n को आधा कर लो, तो जब देखो हमारा n क्या है, n आपका सम है, तो सम के लिए होता है n/2, 18/2, 2 एकम 2, 2 नेम 18, तो n/2 कितना आ गया 9, कितना आया 9। तो 9 से ठीक बड़ा, 9 से ठीक बड़ा, देखो बच्चों आप 9 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता में देखो क्या है, 9 से ठीक बड़ा जो है आपका 13 है, तो ये 13 के सामने जो है वो आपका f दिया है, ठीक है, और f के सामने ही आपको लोअर लिमिट दे रखी है, तो ये l हो गया, ठीक है। और इनका अंतर जो है वो होगा h, ठीक है। तो आप संचयी बारंबारता में 13 है, 13 के ऊपर जो है वो आपका CF है, ये हो गया CF। कैसे लिखोगे देखो बच्चों, इसी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले जो है आपका CF जो है वो हो गया 6, कितना हो गया 6, और F जो हो वो हो गया 7, ठीक है। और लोअर लिमिट यानी L बराबर हो गया 20, और H बराबर होता है बड़े वाले लिमिट में से छोटे वाले लिमिट को हटा दो, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दोगे तो आपको बचेगा 10, ठीक है, ये बन गया। ये सारा का सारा डाटा आप नीचे लिख लो, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, माध्यक, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणे में H, ठीक है। अब देखो L जो है आपका है 20 प्लस n/2 जो आपको निकाल ही चुके थे 9, और CF जो है आपका है 6, F जो है आपका 7 है, गुणे में आपका 10 है, ठीक है। इसी को कर लो सॉल्व, इसे इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 9 में से 6 गया 3 बटे में 7 गुणे में 10, तो ये 20 प्लस 30/7, जब 30/7 को कट करोगे तो आपका ये आ जाएगा आपका 30/7 को कट करोगे तो ये कुछ मिलेगा आपका 20/7 को हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है, 30/7 को, ठीक है। तो 7 से भाग देना 30 को, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 चक्कू 28, कितना हो गया 7 चक्कू 28, सॉरी माफ़ करिए बच्चों, 7 चक्कू 28, 28 में से 30 में से 28 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर आप जो है पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7
दूनी 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 14 बचा 6। और यहाँ पर जो है पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा सकते हो तो 7 अट्ठे 56, बस पॉइंट के बाद 2 ही बार ले जाओ तो आ गया ये भाग जो है पूरा आ गया, इसका आ गया है 4.28। इसे जब जोड़ दोगे तो हो जाएगा 24.28। ये आ गया माध्यक, कितना आया, ये आ गया माध्यक। ओके, इस तरह से आप सवाल लगाएंगे। एग्जामिनर आपको किस तरह से 4 नंबर देगा देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसमें आपके 2 नंबर पक्के सारणी में, ठीक है। फिर जब आपने एन और जिस पूरे डाटा निकाल लोगे तो 2 नंबर इसके देगा, 1 नंबर इसमें देगा। जब आप सी एफ और एफ और एल और एच निकाल लोगे तो 1 नंबर इधर हो गया, और जब पूरा आंसर निकाल लोगे तो 1 नंबर इधर देगा। तो 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल 4 नंबर आपके ऐसे मिलते हैं 4 नंबर में, ठीक है। इस तरह से अगर आप खाली सारणी तैयार करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, लिमिट सब वैल्यूज के डाटा निकालो तो 1 नंबर मिलेगा, और पूरा सवाल लगा दोगे तो 1 नंबर उधर भी मिलेगा। तो यानी टोटल मिला के आपको 4 नंबर कुछ इस तरह से एग्जामिनर देता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पहले तो जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको लिख लो कि क्वेश्चन कौन सा है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 का ये चा वाला है, 4 नंबर का आखिरी सवाल, ठीक है। तो ये चा वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है देखो, एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। कितना सरल क्वेश्चन है। कैसे लिखोगे बच्चों वो देख लो। आप लिखोगे यहाँ पर लाल गेंद, थैले में लाल गेंदें कितनी हैं बच्चों, 5 हैं, ठीक है। नीली गेंदें हमें नहीं पता तो नीली गेंदों को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो नीली गेंदें लिख लो भैया, ऐसे नहीं 4 नंबर मिलेंगे, लिखना पड़ेगा नीली गेंदें बराबर x, ठीक है। उसके बाद में आप लाल गेंद की प्रायिकता लिख लो, ठीक है। लाल गेंद की प्रायिकता लिख लो, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या टोटल कितनी है, 5, कितनी है 5। और उस थैले में टोटल गेंदें कितनी है तो x + 5, क्योंकि दोनों पहले लाल वाली गेंद को ले लो और फिर जो नहीं पता है गेंदें उनको भी ले लो, उन दोनों को जोड़ो, यानी कुल गेंदों की संख्या x + 5 हो गई, ठीक है। यही प्रायिकता हो गई आपकी, ठीक है, लाल गेंद की। ऐसी आप नीली गेंद की निकाल लो, इसके नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो नीली गेंद की प्रायिकता, ठीक है। नीली गेंद कितनी थैले में x, और टोटल गेंदें भाई x + 5, ठीक है। आप कह रहे हैं नीली गेंदें निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार, ब्लैक पेन से, प्रश्नानुसार। ऐसे नहीं 4 नंबर मिलते हैं, पेनों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या कह रहा है, नीली गेंद की प्रायिकता, यहाँ पे लिखो नीली गेंद की प्रायिकता, इसीलिए कह देता हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। 2 गुनी है लाल गेंद की प्रायिकता से, लाल गेंद की प्रायिकता, इसीलिए मैंने ऊपरी निकाल ली है। तो नीली गेंद की प्रायिकता जो है वो है x बटा x + 5, और लाल गेंद की जो है वो है x 5 बटा x + 5, ठीक है। अब देखो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो x बटा x + 5 बराबर, इसकी गुणा करो सामने, 2 पंजे 10 बटा x इक्कम x 5, क्योंकि इसकी 1 से होगी। अब क्या कट रहा, x + 5 इसके बटे में भी, x + 5 उसके बटे में भी कट गया। तो नीली गेंद कितनी है बच्चों, नीली गेंदें हैं आपकी टोटल थैले में 10। ऐसे अगर आप लगाओ किस तरह से 4 नंबर देगा देखो बच्चों। सबसे पहले तो आपको 1 नंबर लाल गेंद निकालने को मिलेंगे, रेड पेन ले लेते हैं, 1 नंबर इस पे मिलेगा, नीली गेंद निकालने के भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये टोटल जब सॉल्व करोगे तो 2 नंबर इधर देगा, 2, और सब पूरा टोटल करोगे क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है 6 नंबर वाले। 6 नंबर वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए करते हैं 6 नंबर वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 23, 6 नंबर का है तो बड़ा तो होगा ही, ठीक है। कैसे लगेगा वो देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है 157 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, वर्गों का क्षेत्रफल, ठीक है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो इन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले तो आप प्रश्नोत्तर संख्या लिख लें, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो है 23, ठीक है। इसमें कोई खंड नहीं है तो सिर्फ 23 ही रहेगा,
का खा नहीं है, इसी में इकलौते 6 नंबर हैं। इसमें आपको एग्जामिनर जो बोर्ड में मिलेंगे दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक 23 मिलेगा, एक उसके अथवा मिलेगा, दो में से एक लगाना है। हम आपको दोनों क्वेश्चन लगा के बताएंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें तो दोनों ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, हो सकता है दोनों में से एक आ जाए, ठीक है, या हो सकता है दोनों में से एक होना है। तो कैसे लगेगा वो देख लो, इंपॉर्टेंट है तो आ सकते हैं, कैसे लगेगा आओ बताते हैं आपको। सबसे पहले आप दो वर्ग हैं तो पहले वर्ग आप ऐसे बना लो, इसकी भुजा आपको पता सबकी भुजा एक ही जैसी रहती है, तो इसकी भुजा आप ए मान लो। दूसरा वर्ग भी है, दूसरे वर्ग की भुजा जो है बी मान लो, ठीक है। तो अब आप लिखो कैसे, देखो तो यहाँ पे लिखोगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर ए, ठीक है। उसके बाद में क्या मीटर होगा, सेंटीमीटर को वो भी देख लो, मीटर है, ठीक है, मीटर। फिर दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी मीटर, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल देख लो, क्योंकि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा, तो यहाँ पे लिखोगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का बेटा, भुजा का स्क्वायर होता ना, तो भुजा आपकी क्या है ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया, अब मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये यूनिट जरूर लिखते रहिए, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई काम नहीं, ठीक है। फिर लिखोगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बी का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर दूसरे की बी है तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का योगफल कितना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल था आपका कितना है बच्चों 157, ठीक है 157। इसे बॉक्स में बंद कर लो ताकि ये ध्यान रहे, अभी आगे इस्तेमाल करोगे। और फिर इसे समीकरण भी मान लो, समीकरण नंबर 1, पहली बात खत्म हो गई। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ पे लिखोगे पुनः माना, ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप। अब आपको पता चारों भुजाएं जोड़नी होती तो भुजा सब एक है तो 4a हो गया, ठीक है। फिर आप दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4b, ठीक है। उसकी भुजा ए थी पहले वाले तो 4a हो गया, दूसरे वाले b थी तो 4b हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं इन दोनों का जब जोड़ोगे, इन दोनों का योगफल कितना है 68, कितना है 68, तो यहाँ पे लिखोगे 4a प्लस 4b बराबर 68, 4 कॉमन कर लो यहाँ से, तो a प्लस b बराबर 68, ठीक है। फिर आप a प्लस b बराबर 68/4, फिर कट कर लो, 4 से कट करो, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो आपकी दूसरी जो समीकरण बनी है a प्लस बी बराबर 17 आई है, ठीक है। इसे भी बॉक्स में बंद कर लो और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप जो है विलोपन लगाना, जो विलोपन लगा दो, फिलहाल यहाँ पे विलोपन लग नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है पहली वाली समीकरण में, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। समीकरण देख ली आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे लिखोगे प्रतिस्थापन, तो लिखोगे नहीं तो डायरेक्ट लगाओगे, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण, लगेगी प्रतिस्थापन, मगर प्रतिस्थापन लिखना मत, प्रतिस्थापन विधि में जब कहे प्रतिस्थापन विधि से लगाओ तब लगाना होता, ठीक है। लिखना होगा प्रतिस्थापन विधि से, डायरेक्ट लगानी आती, डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे। समीकरण 2 जो थी वो a प्लस बी बराबर 17 ये भी निकल पाई थी, तो यहाँ से जो है हम b का मान निकाल लेते हैं, तो 17 माइनस a, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर क्या करो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों आपकी, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 157, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या है बच्चों, a स्क्वायर तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर का मान पता चला 17 माइनस a का स्क्वायर बराबर 157, ठीक है। अब इसे हल करना है हमें, ठीक है। पहले इसको हटा दें भाई, तुम भैया हट जाओ, बाद में तुम्हें देख लेंगे। कॉपी कर लो और फिर इसको कर दो डिलीट, ठीक। अब इसे आगे लगा लो, तो a स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर करो 289 प्लस a स्क्वायर 17 दूनी 34 माइनस का, और फिर a बराबर 157, ठीक है। तो a स्क्वायर दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2
ए स्क्वायर माइनस 34a और ये प्लस का 289 माइनस का 157 बराबर में 0। फिर 2a स्क्वायर माइनस का 34a और एक 289 में से 157 घटाओगे तो आपको बचेगा 66। कितना बचा, नहीं सॉरी माफ़ करिए, 132 बचा। कितना बचा, 132। फिर देखो पूरी समीकरण में 2 कॉमन और 2 कॉमन कर लो। ए स्क्वायर माइनस 17 का 34 का आधा 17 होता है, 132 का आधा हो जाएगा 66 बराबर में 0। अब आपको पता है कि ये 2 बेकार हो गया, क्योंकि दूर से जाएगा तो 0 बेकार, क्योंकि 0 के बटे में 2 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ये मैंने पीछे भी इसी वीडियो में बताया ना। ठीक है, चलो भाई, बहुत देर से लगा रहे हैं भाई, तो सभी लोग देखना बच्चों और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, अब इसे कर दो गुणनखंड, गुणा करो तो 66 आए, जोड़ो तो 17 आ जाए, तो 11 छंग 66, 11 और 6 17, तो ए स्क्वायर माइनस 11a माइनस 6a प्लस 66 बराबर 0। ए कॉमन कर लिया तो a माइनस 11 माइनस 6 कॉमन किया तो हो गया a माइनस 11 बराबर में 0। तो a माइनस 11 और a माइनस 6 आ गया बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 चल रहा है तो यहाँ पे मानना यदि नहीं लिखना पड़ेगा। तो a बराबर आपका 11 आ गया और a बराबर 6, 2 आए। कितने आए, 2। अब क्या करो, समीकरण एक कोई भी एक मान रख दो जाके, चाहे 11 रख दो चाहे 6 रख दो। फिलहाल हम लोग 6 लेते हैं, a बराबर 6 समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है क्या बच्चों, समीकरण 3 है हमारी ये वाली, तो b बराबर 17 माइनस a। ठीक है, b माइनस 17 माइनस a, तो b बराबर 17 माइनस a। ठीक है, तो 17 माइनस 6 कितना आया, b आपका b आ गया है 17 में से 6 जाएगा बचेगा 11। कितना आया, 11। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ सवाल बच्चों, यहाँ पे इसको बंद करो, यहाँ पे इसको बॉक्स को बंद करो। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिखोगे अतः पहले वर्ग की भुजा a बराबर 6। देखो ये दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, 6 को माना था हमने, तो यहाँ पे लिखोगे 6 मीटर व दूसरे वर्ग की भुजा b बराबर 11 मीटर। अब आपको 6 नंबर वो देगा कैसे एग्जामिनर, कहाँ पर देगा बच्चों, देखो मैं बताता हूँ आपको 6 नंबर कैसे देगा। ठीक है, एग्जामिनर से देखेगा, ये समीकरण देखी, ये समीकरण देखी, 2 नंबर दे दिए। ठीक है, 2 समीकरणों में। फिर उसके बाद में ये देखा, फिर आपने जो है ये समीकरण जो सेट करी, यहाँ पर आपके 2 नंबर दे दिए। ठीक है, ओके, 2 और 2 4 हो गए ना। तो आप देखो आगे कैसे देगा, फिर ये देखा आपने सही लगाया, ये भी सही दिया। ठीक है, फिर 1 नंबर इतने में दे दिया और फिर लास्ट में आपका 1 नंबर इसमें दे दिया। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गए और ऊपर 2 2 4 हो गए, तो कितने हो गए, 6 नंबर पूरे हो गए। ऐसे एग्जामिनर 6 नंबर देता है। समझ में आया, पूरे 8 मिनट लगे इस क्वेश्चन को लगाने में। आपको क्या लग रहा है, चुटकी बजाओगे और 6 नंबर मिल जाएंगे? ऐसे मिलते हैं 6 नंबर। ठीक है, चुटकी बजाने 6 नंबर नहीं मिलते। इस तरह के क्वेश्चन देगा, आप जब सही से लगाओगे तब आपको 6 नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा अथवा में। ठीक है, आप सोचो सर जी अथवा वाला रहने दो, नहीं बेटा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्या मालूम अगले इसी साल आपका जो है अथवा वाला 23 नंबर करके दे दिया, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कितने नंबर में है, 6 नंबर में है। ठीक है, परंतु ये पहले वाले से थोड़ा छोटा सवाल होगा और अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था और सिलेबस करा रहा था ऑनलाइन, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन आया था 4 यूनिट में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लो, कह रहा था। अब कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, बहुत अच्छी तरीके से समझा भी है, तो जिनने नहीं समझा वो अब देख लें, और जो कर लेंगे वो मुझे करके बताएं कि सर मुझे आता है, कमेंट में मैं कर लूँगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इसमें अथवा लिख देते हैं। ठीक है, 23 का अथवा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में अथवा लिख देता हूँ कि आपको ध्यान रहे। अब फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ, बहुविकल्पी करना है तो मेरे चैनल पे पढ़ें, या जाकर आप सेट नंबर 1 कर सकते हैं 2024 PYQ का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देख लो। नीला पेन उठा लो और फिर लिखना शुरू करो। लिखो यहाँ पर माना
ठीक है, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर लिखो नाव की चाल बराबर आपको दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर आप लिखो कि धारा के विपरीत मतलब उल्टा जाने पर, धारा की दिशा के उल्टे तैरने पर या चलाने पर नाव। फिर लिखोगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 18 में से धारा की चाल घटा दो तो ये किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लिखोगे धारा की दिशा में, तो यहाँ पे लिखोगे धारा के दिशा में, यानी अनुकूल भी कह सकता है और दिशा भी कह सकता है, चीज़ एक ही है। तो धारा के दिशा में नाव की चाल, तो आपको जो नाव की स्पीड है वो भी मिल रही है और धारा की भी स्पीड मिल रही है, यानी जो जुड़ जाएंगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको पता है समय, सूत्र लिख लो यहाँ पर, ब्लैक पेन से लिखना क्योंकि आपके पास रेड पेन चलाने की अनुमति नहीं होगी वहाँ पर। आप लिखोगे सूत्र समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर दोगे। फिर आप लिखोगे, अभी आपको समय पता करना है। ठीक है, फिर आप लिखोगे विपरीत दिशा में लगा समय, विपरीत दिशा में लगा समय t1 बराबर 24 किलोमीटर जाना है। धारा की चाल जो है विपरीत दिशा में 18 - x है। ठीक है, तो ये इतना घंटे लग रही है समय। ठीक है, लगेगा। ओके, फिर धारा विपरीत दिशा और दिशा में, धारा की दिशा में चलने पर दिशा में लगा समय t2 बराबर 24/24 ही किलोमीटर दूरी तय करने पर धारा की दिशा में, यानी x प्लस 18 प्लस x हो जाएगा h। ठीक है, ये h मतलब घंटे हैं। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखोगे, फिर ब्लैक पेन से फिर से आपको उठाना पड़ेगा प्रश्नानुसार। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपी को हल भी कैसे करेंगे वो भी मैं बताता चला जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ कॉपी को करेंगे कैसे वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है, अब धारा की दिशा में जो जा रहा है उसमें से 1 घंटा लग रहा है। कितना घंटे लग रहा है? 1 घंटा। तो इधर जोड़ दो धारा की दिशा में। ठीक है, और विपरीत वाले को इधर रख दो, 18 - x। हमेशा ध्यान रखना विपरीत वाले को इधर रखना है। ठीक है, विपरीत वाले को, फिर से मैं कर रहा हूँ, विपरीत वाले को बराबर में रखना है। फिर इसको हल कर लो तो हो जाएगा 24 प्लस x, 18 हर की गुणा जो है अंश में होगी, 18 प्लस x हो जाएगा बट्टे में 18 प्लस x एलसीएम हो गया 24/18 - x। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे आप? अब कुछ बच्चे सोच रहे हो सर बटे से बटा कट कर दो। मत कट करना बच्चों, आंखें खोल के देखो, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। हाँ, अगर दोनों तरफ एक जैसे सिंबल होते तो कट जाता। ठीक है, तो आप करोगे क्या? आप वो देखो, आप यहाँ पे करोगे कि पहले तो इसको सॉल्व कर लो 24 प्लस 18 ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, ये हो गया, और इसकी गुणा जो है इधर होगी तो ब्रैकेट में चली जाएगी गुणे में। ठीक है, तो ये हो गया 18 - x गुणे में गया। ठीक है, उसके बाद में ये आपका जब गुणन करा दो हटा दो बटा, ये हो गया। ठीक है, इसकी गुणा जो है इधर हो जाएगी, बराबर में हो गया आपका 24 गुणा 18 प्लस x। ठीक है, और ये आपका ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसे कर लो सॉल्व। 24 और 18 आपका हो गया 42। कितना हो गया? 42 प्लस x ब्रैकेट में 18 - x बराबर 24 गुणा अंदर कराओ। 24 की गुणा आप 18 से कराओगे तो आपका हो जाएगा 24 की गुणा 18 से करा दो प्लस 24 की गुणा फिर x से करा दो। ठीक है, और फिर 42 प्लस 18 की गुणा x से होगी तो 18x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो गया, बराबर में 24 की 18 से कराओगे तो आपका हो जाएगा 432। कितना हो गया? 432 प्लस 24x। ठीक है, इधर जो है आप सीधा करके लिख लो, तो ये माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 18x माइनस का 24x प्लस का 42 माइनस का 432 बराबर में 0। ठीक है,
एक गड़बड़ हो गई बच्चों। वो गड़बड़ क्या हुई हमसे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो आप इसमें कंची गुणा कराएंगे। कंची गुणा कैसे कराएंगे, देखो ये तो जुड़ जाएगा, 24 प्लस 18 हो जाएगा आपका 42। कितना हो गया बच्चों, 42। तो हम लिख लेते हैं 42 प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट में इसकी गुणा हो रही है, ठीक है। और 24 ब्रैकेट में ये चला जाएगा 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब 42 की इससे कराते हैं, 42 की 18 से गुणा होगी, फिर 42 की एक्स से गुणा होगी, फिर एक्स की 18 से गुणा होगी, फिर एक्स की एक्स से गुणा होगी, फिर इसकी 24 की गुणा 18 से होगी, फिर आपकी 24 की गुणा एक्स से होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर आगे कैसे करोगे, 42 की गुणा जो 18 से जब कराओगे तो आपका जाएगा 756, ठीक है। इसकी गुणा होगी 756 माइनस 42 एक्स प्लस 18 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी 42 की 18 से गुणा कराओगे, सॉरी 24 की गुणा 18 से कराओगे, कितना आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा बच्चों, 432 और प्लस 24 एक्स, ओके। फिर उसके बाद में देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 42 18 एक्स माइनस कर दो, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो 42 और 18 आपका बचेगा यहाँ पर 24 एक्स। कितना बचेगा बच्चों, 24 एक्स, अब प्लस के 756, उधर वाले सब इधर लिया हो, 432 माइनस का हो गया, अब माइनस 24 एक्स हो गया, बराबर में 0, ठीक है। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 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 24 एक्स और माइनस 24 एक्स दोनों जुड़ जाएंगे और निशान माइनस करेगा, तो 24 24 48 एक्स, प्लस वाले ज़्यादा हैं तो इधर 756 में से 432 को निकाल दीजिए तो बचेंगे 324। कितना बचेगा, 324, बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए कॉमन, माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब ये माइनस बेकार हो गया क्योंकि इधर जाएगा कुछ नहीं, उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो समीकरण जो आपकी बनी वो एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस का 324 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर गुणनखंड करो, मतलब गुणा करो तो 324 है, घटाओ तो 48 है, तो 54 छंग 24, 54 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 324, अब घटाओगे तो 48 बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहें, ठीक है, ओके। कुछ भी नहीं, सिंपल, आप लोग जानते हैं गुणनखंड कैसे करना है, ओके। फिर x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x प्लस 54 बचा, यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 54 इधर भी बचा, बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। ये x माइनस 6, ये हो गया x प्लस 54 बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद में x बराबर 6 आ गया और ये आ गया आपका x बराबर माइनस का 54, ठीक है। जो कि आप चाल निकाल लें तो चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है, तो माइनस वाला कट हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही आपको निकालना था, ठीक है। ऐसे लगाओ बच्चों, किस तरह से नंबर देगा देखो एग्जामिनर, सब ये 6 नंबर में था, कितने नंबर में था, 6 नंबर में। देखो सबसे पहले आप ये क्लियर करोगे, उसे 2 नंबर यहाँ देगा, ठीक है। फिर ये इसे क्लियर करोगे, ये गुणनखंड तक पहुँचोगे, और गुणनखंड जब सेट कर दोगे तो 2 नंबर यहाँ पर देगा, ठीक है। अब जब लास्ट में पूरा निकालोगे तो 2 नंबर यहाँ पे देगा, तो 3 बार में इसमें ऐसे करके वो टोटल 6 नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे करोगे वो भी देख लो। अगला क्वेश्चन है क्या, उसको पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अगला 24 वाला क्वेश्चन कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। तो पहले पेडिस्टल हम लोग बना लेते हैं। मान लो ये एक चौतरा टाइप का है पेडिस्टल, ठीक है। ये इसके ऊपर जो मूर्ति लगी हुई है वो है आपकी 1.6 मीटर की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। फिर ये आगे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो ये मान लो वो भूमि का जो बिंदु है वो ये है, यहाँ से जब मूर्ति का शिखर जब वो देखता है तो कितने बनता है, 60 का, कितने बनता है, 60 अंश का, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है,
और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर को देखता तो 45 का। अब ये पेडिस्टल का शिखर देख रहा है इसी बिंदु से, तो ये बन रहा है 45 का, ठीक है, ये वाला 45 का बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है। उसके बाद में कह रहे हैं कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको करो कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। ये यहाँ से ए से बी तक की दूरी यानी बिंदु से लेकर बिंदु से पेडिस्टल के बीच की दूरी है x मीटर, ठीक है। और पेडिस्टल की ऊंचाई जो है h मान लेते हैं। फिर डायरेक्ट करते हैं, फिर लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 45 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10 या थीटा हो गया ए बी सी, थीटा सॉरी थीटा बोल रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी में, ओके। उसके बाद में 10 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है x, और 45 माना था, कितना बच्चों माना था 45। देखो क्या कर रहे हैं ना, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, आप लोग इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर 10 45 माना है, ठीक है, ये वाला कोण। उसके बाद में 10 45 का मान 1 होता है h बटा x, तो x बराबर आ गया है h, यह h बराबर आ गया x, समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद में अब 60 ले लें। 60 के लिए हमें पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा जो कि है आपका ए बी डी। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी डी में, ओके। तो यहाँ पर जो है 10 60 बराबर, अब देखो लंब जो है आपका 1.6 प्लस h है टोटल ना, यहाँ से यहाँ तक का टोटल। उसके बाद में अब आपका जो ये आधार है वो x ही है। 10 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 1.6 प्लस h अपॉन x। अब x इधर भेज दो, बराबर 1.6 प्लस h, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको पता है कि h भी रख सकते हो, रख दिया। ये प्लस का h है उधर गया, माइनस का हो गया, बराबर 1.6 बचा। यहाँ पे लिख दो चूँकि x बराबर जो था h आया था समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ से h कॉमन कर लो, h कॉमन कर √3 माइनस का 1 बचा, बराबर है 1.6 √3, h रोक लो इधर, बाकी सब इधर भेज दो। 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1, इसका परमेयकरण कर दो, विपरीत चिन्ह, ये करना आपने कक्षा 9 में सीखा होगा। ऊपर जो है h बराबर आपका हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ये नीचे फार्मूला हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। 1.6, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 2 माइनस 1 हो गया। उसके बाद में आप 1.6 √3 प्लस h, ये हो गया 2, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 2 दशामन और 2 अट्ठे, तो ये पॉइंट देखिए 1 दशमलव में 10 है ना, तो 0.8 ये आ गया, ठीक है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे भी, आप लिखेंगे कैसे, देखो, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है, ओके। ऐसे ये सवाल लग जाएगा। अगला देखो सवाल बच्चों कैसे लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो है अथवा कैसे लगाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। अथवा का है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए, ठीक है। ये कैसे लगाओगे, देखो पहले तो हम एक चित्र बना लेते हैं, मान लेते हैं वो चित्र इस तरह से है। ये सड़क हो गई जो कितनी है 80 मीटर की, ठीक है। सड़क पे एक बिंदु है और 2 खंभे हैं, खंभे मान लो इस तरह से हैं, ठीक है। इसी बिंदु से जब इसको देखोगे तो ये बन रहा है 30 अंश का, जब इसको देखोगे तो ये बन रहा है 60 अंश का, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। और बी से ई तक की दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर, और ये वाली जब है तो उसमें टोटल में से घटा देंगे, टोटल दूरी कितनी 80 माइनस x कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गई, और इसको समान ऊंचाई है तो इसको h मानते हैं, इसको h मानते हैं, ठीक है। अब इसको लगाएंगे कैसे बच्चों, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चाहो तो आप हिंदी भी लिख सकते हो, चाहो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। 6 नंबर में है
तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा लगाऊं जो गलत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, यानी 10 30 पकड़ लें। तो यहाँ पे 10 30 अंश बराबर लंब क्या है h और आधार क्या है x, और इसका 10 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है h/x, ठीक है। कंची गुणा करा लो तो ये हो गया x बराबर आपका आ गया √3h। समीकरण नंबर इसको 1 मान लो, ये x का मान हो गया, ठीक है। अब 10 60 ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 60 बराबर, इसमें लंब क्या है h ही है, और जो आधार है वो है 80 - x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया √3, कंची गुणा करोगे 80 - x हो गया, बराबर में h हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान रख दो, 80 - √3h बराबर h, ठीक है। तो ये 80 √3 हो गया, √ से √ हट गया, 3h हो गया, बराबर में h, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप जो h है उधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा 80 √3 बराबर h, माइनस था उधर गया, प्लस का हो गया 3h, ठीक है। फिर 80 √3 बराबर 4h, ठीक है। फिर 4h बराबर 80 √3, इसको सीधा कर लिख लिया, ठीक है। अब कट कर दो, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, यानी h बराबर जो है वो आपका आया 20 √3 मीटर, ठीक है। अब ये हमें खंभों की ऊंचाई तो पता चल गई, मगर हमें बिंदु से भी दूरी पता करनी खंभों की, ठीक है। तो बिंदु से दूरी जो है यहाँ पर देख लो, बिंदु से दूरी जो है वो बिंदु से बी ई जो है आपने x मानी, तो x कितना था √3h, और h की वैल्यू आपकी निकल है, यहाँ पे पुट कर दो 20 √3, तो 20 का 20 लिखा रहे हैं, तो अंडर से अंडर कट जाएगा, 3 बचा, तो 20 दूना 20 तियाँ 60 मीटर। तो बी ई की जो दूरी है ये वाली 60 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दो, ऐसे बॉक्स बना लो कि उसको एग्जामिनर को साफ साफ दिखे। फिर उसके बाद में ई से सी तक की दूसरे खंबे की तो है 80 - x, अब x आपने निकाल लिया, x है आपका 60, ठीक है। तो ये आया 80 में से 60 जाएगा तो बचेगा 20 मीटर। ये दोनों खंभों के बीच की, बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देगा, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको 6 नंबर वो देगा कैसे, वो देख लो। ये चित्र बनाओगे और यहाँ तक एक वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 नंबर आपके हो गए, ठीक है। तो आगे लगाओगे ऐसे चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर 2 नंबर इधर देगा, फिर इधर और इधर चेक करेगा, 2 नंबर इधर देगा, पूरे हो गए 6 नंबर, ठीक है। आगे का देखो कैसे करेगा। अब अगला सवाल कैसे लगेगा वो देख लो ध्यान से। अब आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाया गए गिलासों में जूस देता है। ये आप चित्र देख रहे हैं इस तरह से, ये वाला, ठीक है। इसमें इस तरह का एक गिलास है, उसमें वो जो है जूस बेच रहा है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये अंदर का, ठीक है था, परंतु गिलास के निचले आधार तली, जो तली लगी, ये देखो इसमें घपला है, मतलब आपको दिखेगा तो पूरा, मगर ये इतना जो है उभरी हुई सतह है जिससे कि जूस जो है वो कम जाए, जूस जो है यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, और देखने वाले को ऐसा लगेगा पूरा गिलास, देखने वाले दूर से लगेगा कि पूरा गिलास भर के दे रहा है, ठीक है, ऐसा है। एक उभरा हुआ है अर्धगोला था जिससे गोले की धारिता कम हो जाती है। यदि इस गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता और वास्तविक धारिता हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है आपको यूज़ करनी 3.14, ठीक है। चित्र तो आप देख ही चुके हैं, अगर नहीं देखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये है सवाल। आप कैसे लगाओगे देखो, तो यहाँ पे लिखोगे, पहले मैं बना देता हूँ एक, ये गिलास है कुछ इस तरह से, ये इसकी जो व्यास है वो आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, और ये कुछ उभरा हुआ है जिससे कि कम जूस जाए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ है, ओके। तो ये आप कैसे लगाओगे देखो, यहाँ पे लिखोगे आंतरिक व्यास जो है वो हो गया 5 सेंटीमीटर, तो माफ़ करिएगा बच्चों, जुकाम हो गया है। इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या वो हो जाएगी इसकी आधी, तो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और यहाँ पर ऊंचाई जो है, ठीक है, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बेलन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आभासी धारिता, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। धारिता जो होती है वो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, यानी इसका बेलन का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया, पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच हमारा है 10, ठीक है। तो इसकी टोटल कराओगे तो ये आपका टोटल जो है डायरेक्ट कराओगे, मैंने करा के रखी है, तो ये आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये ठीक है। बेलन का आयतन निकाला आपने, तो यह हो गया आभासी धारिता, ठीक है। आभासी मतलब जब ये गोला ना हो, ठीक है। तब अब क्या है, अर्धगोले का पता कर लेते हैं आयतन की, इसमें कितना जा सकता है, ये कितनी जगह है जो भर नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, सूत्र पता है आपको, 2/3 पाई आर क्यूब आयतन का, ठीक है। 2/3 गुणे 3.14 गुणे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5, ठीक है। इसको भी मैंने पहले से ही हल कर के रखा है क्योंकि टाइम बहुत हो गया वीडियो में। तो ये पूरा है 32.71, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद में वास्तविक धारिता निकालना है, तो आभासी धारिता में से अर्धगोले की धारिता घटा देंगे, पता चल जाएगा वास्तविक क्या है, कितना जूस उसको, कितनी जगह है जिसमें जूस भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक धारिता बराबर आभासी धारिता घटाना अर्धगोले की धारिता, ठीक है। आभासी धारिता जो है आपकी 196.25 है और अर्धगोले की धारिता है 32.71, ठीक है। जब इसको घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। धारिता मतलब आयतन होता है, कितना धसा हुआ है, ठीक है, कितना पानी आप या जूस डाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सबसे शॉर्ट ट्रिक से मैंने कराया। आप नहीं मान रहे, ये क्वेश्चन आप यूट्यूब पे बोलिएगा, फिर आपको पता चले कितने लॉन्ग लॉन्ग ट्रिक से लोगों ने 15 मिनट 20 मिनट में ये समझाया है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो आखिरी क्वेश्चन इसका लगाते हैं जो अथवा में है। फिर से एक बार दोहरा दूं, अथवा वाले सवाल आपके जब बोर्ड में बैठो तब बेकार होते हैं, ठीक है। मतलब चाहो 2 ऑप्शन होते हैं, बट आप जब किसी को सॉल्व कर रहे हो तो ये मानो कि अथवा भी एक सवाल ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अथवा में जो है बच्चों, कैसे इसको करोगे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग भरना चाहता है। मोमिया मतलब अपने मन से। यह लड्डू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लड्डू की पूरी ऊपरी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जिसका चित्र आपको दिखाया गया है। रसीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर 22/7 यूज़ करनी है। चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए चित्र नहीं बनाते हैं, अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये अंतिम है, आप लोग थक गए होंगे इसलिए जल्दी कर देते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेके अपना घर पे आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर में है तो बहुत कुछ लिखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अर्ध गोले की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर में से आप जो है ये कितना, 3.5 को अगर पॉइंट में बदलोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.75, इसका आधा करोगे तो आ जाएगा 1.75 आ गया, क्योंकि त्रिज्या जो होती आधी होती है तो 3.5 का आधा हो जाएगा 1.375। तो ये आपकी जो है ऊंचाई आ गई है अर्धगोले की, वो आ गई है कुछ 3.25, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद में अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, क्या त्रिज्या r बराबर हो गई है 3.5/2, तो ये आ गया 1.75, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में लड्डू की पूरी ऊंचाई, लड्डू की
पूरी ऊंचाई आपको दे रखी है, वो कितनी है, वो है कैपिटल H बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की जो शंकु आकार है ये बना, ये ऐसे करके इसका जो है तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो L बराबर निकालना है, L बराबर होता है √r² प्लस h²। तो r का स्क्वायर जो है वो आपको पता है, वो होगा 1.75 का स्क्वायर प्लस h आपको पता है 3.25 अर्धगोले वाला ना। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका टोटल 3.64 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया 3.64 सेंटीमीटर L बराबर आ गया। उसके बाद में लड्डू का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ लिखोगे लड्डू का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि देखो शंकु के ऊपर अध्यारोपित है, अध्यारोपित का मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो इसमें प्लस करना पड़ेगा। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr_l। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। यहाँ से जो है πr कॉमन कर लिए, l प्लस 2r बचा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का मान 22/7 गुणे 1.75। ठीक है, और ये 3.64 प्लस 2 इंटू 1.75। ओके, यहाँ से जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, मैंने पहले सॉल्व करके रखा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। ठीक है, इसको पूरा हल करोगे तो आपका आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये होगा। आई होप वीडियो लंबी हो गई मगर आपको मज़ा आया होगा अगर आपने पूरी देखी है तो। बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द क्या, कल गणित की जो क्लास है आपको PYQ क्वेश्चन 2024 का सेट नंबर 2 कल आपको मिलेगा 9 बजे। ठीक है बच्चों, बड़ी वीडियो है पर यकीन मानिए आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस पैदा करके जाएगी ये वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द कल। और हाँ, शॉर्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, तो शॉर्ट वीडियो देखते रहिए। और सुबह एक आपके अगर निबंध की पूरी हो गई होंगी तो पत्र की वीडियो पढ़ने लगी होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल।